नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में धामी सरकार ने कई स्कूलों के नाम बदले। राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट पौड़ी का नाम बदला। अब स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह रावत के नाम पर रहेगा। राजकीय माध्यमिक स्कूल चक्राता का नाम बदला गया। अब पंडित साईराम के नाम पर स्कूल का नाम। यहाँ पर बड़ा निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लेते हुए कई स्कूलों का नाम बदल दिया है। पंडित साईराम के नाम पर स्कूल रखा गया है, भगत सिंह के नाम पर स्कूल रखा गया है और तमाम स्कूलों के नाम बदलकर यहाँ पर रख दिए गए हैं। अब स्कूलों का नाम शहीद भगत सिंह रावत के नाम पर होगा, साथ ही साथ साईराम के नाम पर स्कूल का नाम रखा गया है। ये बड़ा फैसला धामी सरकार ने लेते हुए कई स्कूलों के नाम बदल दिए हैं। इससे पहले कई जगहों के नाम बदले गए थे। हालांकि ये बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने लेते हुए कई स्कूलों के नाम बदल दिए हैं। पंडित साईराम के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा, भगत सिंह के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा। धामी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए कई स्कूलों के नामों में बदलाव किए हैं। इसमें राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट पौड़ी और तमाम स्कूल इसमें शामिल हैं। अब स्कूलों का नाम बदल दिया जाएगा। राजकीय माध्यमिक स्कूल चक्राता का नाम भी बदला गया है। पंडित साईराम के नाम पर स्कूलों का इसका नाम रखा गया है। धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कई स्कूलों के नाम में बदलाव किए हैं। इससे पहले कई जगहों के नाम बदले गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो बड़े चेहरे थे उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उनके नामों पर स्कूलों का नाम रखा जा रहा है। देहरादून में तमाम स्कूलों के नाम बदल दिए गए हैं और राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट पौड़ी का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह रावत के नाम पर रख दिया गया है और राजकीय माध्यमिक स्कूल चक्राता का नाम भी बदला गया है और पंडित साईराम के नाम पर स्कूल का नाम रख दिया गया है। ये बड़ा निर्णय धामी सरकार ने लेते हुए तमाम स्कूलों के नामों में बदलाव किए और तमाम मंथन के बाद, तमाम चर्चा के बाद ये बड़े फैसले लिए गए। हालांकि विपक्ष कहीं ना कहीं इनको लेकर दबाव की राजनीति करने की कोशिश करेगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस तरह से स्कूलों के नाम बदले जाने पर विपक्ष मुद्दे ढूंढेगा, जिसके चलते अब विपक्ष की तरफ से इसको लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए, बड़ा निर्णय लेते हुए देहरादून में तमाम स्कूलों के नाम बदलकर अब यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। पंडित साईराम के नाम पर स्कूल रखे जाएंगे और भगत सिंह रावत के नाम पर राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट पौड़ी का नाम रखा गया है। अब स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह रावत के नाम से होगा। राजकीय माध्यमिक स्कूल चक्राता का भी नाम बदला गया है और इसका नाम पंडित साईराम के नाम पर होगा। ये कोई पहली बार नहीं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया हो। इससे पहले भी कई स्कूलों के नाम बदले जा चुके हैं। हालांकि अब एक और बड़ा फैसला तमाम देहरादून के स्कूलों को यहाँ पर उनके नाम बदलकर ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने लिया है। इससे पहले भी तमाम स्कूलों के नाम बदले गए थे, तमाम जगहों के नाम बदले गए थे। उसी कड़ी में ये और देहरादून में कई स्कूलों के नाम बदलने की पहल, ये जो शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने की है, ऐसे में तमाम स्कूलों के नाम बदल दिए गए हैं और राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट पौड़ी का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह रावत के नाम पर रख दिया गया है और राजकीय माध्यमिक स्कूल चक्राता का नाम भी यहाँ बदला गया है। इसका नाम पंडित साईराम के नाम पर रखा गया है। तमाम स्कूलों के जो नाम बदलने का निर्णय है वो धामी सरकार ने लिया। हालांकि विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता नजर आएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से रजनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्योंकि बड़ा फैसला सरकार ने लेते हुए तमाम स्कूलों के नाम बदले, ऐसे में इसमें कितने स्कूल शामिल हैं और क्या कुछ तमाम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 4 विद्यालयों के नाम बलिदानियों के नाम पर किए हैं। हम आपको बता दें कि 4 विद्यालय हैं। एक विद्यालय है राजकीय इंटर कॉलेज चिपलघाट पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। उसको बलिदानी श्री भगत सिंह रावत के नाम पर राजकीय इंटर कॉलेज हो गया है, ये पौड़ी गढ़वाल में है। इसके अलावा देहरादून का एक विद्यालय है जिसका नाम है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। इसका जो है महेंद्र चक्राता के नाम पर
पंडित सैराम राजकीय उच्च विद्यालय है, इसका नाम बदला गया। तो कुल मिलाकर एक स्वतंत्रता सेनानी हैं स्वर्गीय कुंवर सिंह रावत, उनके नाम पर किया गया है। पौड़ी गढ़वाल का विद्यालय है। और एक डीडी हाट का है, उसका नाम बदला गया है। वो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री माधव सिंह गंगपांगी के नाम पर GIC डीडी हाट पिथौरागढ़ का नाम बदल गया है। तो ये जो 4 विद्यालय है पूरे उत्तराखंड के, इनके जो बलिदानी हैं उत्तराखंड में, जिन्होंने राज्य आंदोलन में, राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, तो इन बलिदानियों के नाम पर ये 4 विद्यालयों का नामकरण किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो उत्तराखंड बनाने के पीछे जो यहाँ के पहाड़ के लोगों ने जो त्याग और तपस्या की है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूकता मिले, लोग उनसे जुड़े रहें, अटैच रहें और उनके नाम से एक प्रेरणा मिले। इस मद्देनज़र CM ने ये कदम उठाया है प्रियंका जी। रजनीश, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया, जो उत्तराखंड से जुड़े लोग हैं उनके नाम पे ये नाम रखे गए, लेकिन इससे पहले भी कई जगहों के नाम बदल गए थे, कई रोड्स के नाम बदले गए थे, तब विपक्ष ने जमकर निशाना साधा था। तो क्या आपकी बार विपक्ष की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई या फिर इसकी सराहना करता विपक्ष दिख रहा है? देखिए प्रियंका, मैं बता दूं कि पिछली बार नाम बदले गए थे, जो नाम को लेकर पिछले दिन राजनीति के आरोप लगे थे, क्योंकि जैसे कि देहरादून का एक इलाका है मियांवाला, उसका नाम बदल दिया गया था, श्री राम वाला कर दिया गया था। तो उस समय क्या था कि लोगों का कहना था मियांवाला जो है उनका जो इतिहास है वो हिमाचल के है, तो राजपूत लोग हैं। तो इस जो कंफ्यूजन था, इसको लेकर विपक्ष ने घेरा, उसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। तो सरकार बैठक पर आई और सरकार ने उत्तराखंड में जो देहरादून का मियांवाला जो इलाका है उसका नाम फिर से मियांवाला कर दिया गया। तो जो ये जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो विद्यालयों का नामकरण किया गया है, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी इस मामले पर खूब के कदम रखेगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो तुष्टिकरण का आरोप नहीं चलेगा, जो वो लगाते रहे। बिल्कुल रजनीश, विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि जनता की नज़रों में एक अच्छी गुडविल बनाए रखे और इस तरह के बयान ना दें, लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है, अभी 4 स्कूलों के नाम बदले गए, क्या और स्कूलों के नाम बदले जा सकते हैं? क्या कुछ इसको लेकर निर्णय, क्या कुछ मंथन इसको लेकर सरकार के बीच चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं प्रियंका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन करके 4 विद्यालयों के नाम बदले और इनको स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जोड़ा। इसके बाद इनका ये कहना है कि जन भावनाओं के अनुरूप यदि किसी स्थानों के नाम अगर प्रस्ताव आता है शासन के पास, मतलब अधिकारियों के माध्यम से या जनता की जो उम्मीदें हैं उनके अनुसार अगर नाम बदलने को लेकर विद्यालयों के नाम आते हैं, तो उसको भी सरकार विचार करेगी और उनके नामकरण को जो दायरा है इसको और व्यापक किया जा सकता है। जी रजनीश, क्योंकि 4 स्कूलों के नाम बदले गए, ऐसे में जो उन स्कूलों में छात्र पढ़ रहे हैं या फिर जो टीचर्स हैं या फिर आम जनता की बात करें, उनकी किस तरह की इसको लेकर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, जो प्रतिक्रिया की बात है तो मिली-जुली प्रतिक्रिया है। मिली-जुली का अर्थ ये है कि जो छात्र वहाँ के पुरातन छात्र हैं जो विद्यालय पढ़ते थे, उनका कहना था उनके जो विद्यालय की नाम से पहचान थी उससे वो लोग को रिलेट होते थे। अब जब नाम बदल गया तो पुराने स्टूडेंट जो है, पुरातन छात्र और जो नए छात्र हैं, उनमें समन्वय बनाने में दिक्कत होती है। लेकिन जब इसका उद्देश्य देखा जाता है कि वो ये है कि जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने जंग आजादी को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी और इन्होंने लंबा संघर्ष किया, तो वो एक प्रेरणा का भी काम है और इससे प्रेरित होंगे छात्र। तो एक अच्छा फैसला है जिसका लोग स्वागत भी कर रहे हैं। जी चलिए रजनीश, तमाम जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा निर्णय लेते हुए 4 स्कूलों के नाम बदले गए हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे ये नाम रखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटिमा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जनकैया के भारामाल बाबा मंदिर में देवाधिदेव महादेव का जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में भंडारे में सेवा करते हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। साथ ही मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा लगाकर प्रकृति और मानवता को नमन किया। नरेंद्र मोदी 25 जुलाई यानी आज लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। दरअसल पीएम मोदी ने 4078 दिनों के निरंतर और सफल कार्यकाल को पूरा करते हुए देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया। और डिजिटल इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक उनके निर्णयों में न सिर्फ भविष्य की झलक दिखती है, बल्कि हर भारतीय को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है।
इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनि पाठक ने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल सकारात्मक सोच, जनसेवा और देशहित की भावना का आदर्श उदाहरण है और उनका नेतृत्व भारत के विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान देश को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले युगांतरकारी बदलावों का ये जो उनका कार्यकाल है उसका प्रतीक बन चुका है। पंचायत चुनावों में पहले चरण का मतदान खत्म। पहले चरण में 78% मतदान हुआ। 63% पुरुष और 73% महिलाओं ने वोट डाला। 17,829 प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में बंद। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 82.65% मतदान। पौड़ी में सबसे कम 59.54% हुआ मतदान। देहरादून में 78.49%, अल्मोड़ा में 60.19% मतदान, नैनीताल में 70.44%, उत्तरकाशी में 82.49% मतदान, बागेश्वर में 63.11%, पिथौरागढ़ में 63.69% वोटिंग, चंपावत में 65.56%, रुद्रप्रयाग में 62.98% मतदान, चमोली में 62.18%, टेहरी में 69.98% मतदान, ज्योतिर्मठ में 4 ब्लॉकों में सबसे अधिक 71.14% मतदान हुआ। पंचायत चुनावों को लेकर लगातार यहां पर वोटिंग जारी है। पहले चरण की वोटिंग के दौरान तमाम जगहों के मतदान प्रतिशत हमने आपके साथ साझा की। तो वहीं पंचायत चुनावों की दूसरे चरण के लिए तैयारियां तेज। दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। भाजपा पूरे प्रदेश में जोर शोर से कर रही प्रचार प्रसार। प्रदेश प्रवक्ता हनि पाठक का बयान, 28 जुलाई को प्रत्याशियों के पक्ष में जनता करेगी मतदान। भाजपा पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। भाजपा पूरे प्रदेश में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। भाजपा का कहना है कि जिस तरह से पहले चरण में पंचायत चुनाव में जमकर मतदाताओं ने मतदान किया, ऐसे में 28 जुलाई को भी मतदाता भारी संख्या में मतदान करेंगे। उनका कहना है कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनि पाठक ने कहा कि पंचायत चुनाव में जमकर प्रचार प्रसार किया गया है। पहले चरण का मतदान कल हुआ है। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए हमारी संगठन के लोग सभी प्रत्याशी के साथ जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी फिर से पंचायत चुनाव में अपना परचम लहराएगी, क्योंकि देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ देशव्यापी ऑपरेशन छेड़ा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत 23 टीमों ने देश के 17 राज्यों में दबिश दी और 50 से ज्यादा साइबर ठगों पर कार्रवाई की। 30 से ज्यादा फरार अपराधियों के घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड पहली राज्य पुलिस है जिसने इतनी व्यापक स्तर पर कार्रवाई की। डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वीडियो कॉल से बुजुर्ग खासतौर पर निशाने पर है। सभी को नमस्कार। और आपने बहुत अहम सवाल किया जागरूकता हेतु, जिसमें हमने देखा था कि पिछले साल डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी मामले, काफ़ी शिकायतें हमारे अभियोग में पंजीकृत हुए थे। उस क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में ये बात रखी थी कि आप डिजिटल अरेस्ट या इस टाइप से ऑनलाइन सर्वेलेंस के जो स्कैम है उससे आप लोग बचिए। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, जिसमें इस प्रकार के मामले रुक गए थे। परंतु इस साल जो हमने देखा कि इनिशियली डिजिटल अरेस्ट के उतने मामले नहीं आए, परंतु पिछले एक महीने में हमने देखा कि दोबारा डिजिटल अरेस्ट की कुछ शिकायतें आने लगी हैं, जिनमें काफ़ी बड़ी FIR हो रही हैं। और जैसे कि हमने 3-4 दिन में भी देखा कि जिसमें 1.5 करोड़ हो गए, 60 लाख हो गए, 25 लाख हो गए, 30 लाख हो गए, ऐसे लोगों ने डिजिटल अरेस्ट के स्कैम में देखा। और सबसे खास बात यह है जागरूकता हेतु कि इसमें जो एज ग्रुप है वो 60 ईयर्स प्लस है, कि सीनियर सिटीजन को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं। और वो जो पैसे होते हैं वो अलग अलग शेल अकाउंट्स में, शेल कंपनियों में जाते हैं, म्यूल अकाउंट जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं। और उसके बाद उन पैसों को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने के बाद उनको यहाँ से निकाल लिया जाता है। चले भाई, इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़े हुए हैं। और रजनीश, क्योंकि ये बड़ा अभियान साइबर ठगों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, क्या कुछ तमाम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में बेसिकली रिटायर्ड सिटी के रूप में दून घाटी जानी जाती है। तो यहाँ पर जो बुजुर्गों की तादाद ज्यादा है, जो रिटायर्ड हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो साइबर ठगों ने इनको स्टॉक टारगेट माना
डिजिटल अरेस्टिंग और साइबर ठगी से सबसे ज्यादा मामले देहरादून में रिपोर्ट हुए, जिसके बाद उत्तराखंड के अन्य जनपदों में भी जब शिकायतों को क्लब किया गया तो पता चला कि सॉफ्ट टारगेट बनाकर उत्तराखंड के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको साइबर ठगी के जाल में फंसाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्टिंग एक ऐसी अरेस्टिंग है जिसमें छलावा देकर भ्रम पैदा करके लोगों से इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके खाते से पैसे निकलवाए जाते हैं। और साइबर ठगी का जो नेटवर्क है ये बिल्कुल जामतारा की तरीके से है, जैसे बिहार का जामतारा हब हुआ करता था, अब वैसे ही पूरे भारत में कई राज्यों में जामतारा की तरह पूरा अभियान चला रहे थे साइबर ठग। तो इन पर अंकुश लगाने को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन पहाड़ स्टार्ट किया। इसके तहत हुआ ये कि एक व्यापक 50 कर्मियों की टीम बनाई गई जो मतलब बैक सपोर्ट से जो बैक ऑफिस होता है उनको बाकायदा साइबर सेल पूरा सपोर्ट कर रही थी। और इस जो ठगी का पूरा नेक्सस था उसको ब्रेक थ्रू करने को लेकर देशव्यापी अभियान चलाया गया, जिसमें 23 राज्यों में जी। चलिए रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है साइबर ठगों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए। रुड़की में कला शिक्षक मंच ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में कला शिक्षक मंच के संयोजक सुखदेव सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जुलाई को नगर निगम के सभागार में राजकीय विद्यालयों में हाई स्कूल और इंटर में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक और मुख्य शिक्षा अधिकारी छात्र छात्राओं को माता धरवती शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। इसको लेकर कला शिक्षक मंच के सह संयोजक विकास कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार करीब 450 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। सर जो है 2017 से हम लगातार इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। इसके अलावा और कार्यक्रम भी हमारे निरंतर चलते रहते हैं कला शिक्षक मंच के। और जो बच्चों को इससे लाभ हुआ है, ये लाभ हुआ है कि जो हमारे द्वारा सम्मानित किए गए बच्चे हैं वो अब आगे जा कर के कला विषय को लेना पसंद कर रहे हैं। उनका देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी जो है स्ट्रीम हैं, साइंस और जो है आपका आर्ट साइड, सबसे ज़्यादा जो रोजगार के अवसर हैं वो कला विषय के अंतर्गत आते हैं। हम बच्चों को समझाते भी हैं, समय समय पर जो है हमारी कार्यशालाएँ भी चलती रहती हैं, तो उसके माध्यम से हम जो है जागरूक करने का प्रयास भी करते हैं। और उसका असर ये हुआ है कि कई बच्चे हमारे जो है आज स्वरोजगार के क्षेत्र में अपना भविष्य बना करके एक अच्छा जीवन जीने की तरफ चल रहे हैं। एक मन की इच्छा थी कि स्वर्गीय माता जी को किसी तरह से अपनी स्मृतियों में बनाए रखें। तो चूँकि हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो हमने सोचा कि भाई इसी क्षेत्र को चुना जाए और एक पुरस्कार माता जी की स्मृति में प्रारंभ किया जाए। लेकिन बड़ा काम है, अकेले आदमी से संभव नहीं हो पाता। तो सौभाग्य से हमें कला शिक्षक मंच की टीम मिली, हमने अपनी ये इच्छा इनके सामने जाहिर की और इन लोगों ने एक बहुत अच्छी रूपरेखा बना करके कई साल पहले इस कार्यक्रम को हम लोग इनकी मदद से कर पाए हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि ऐसा क्या था, कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे कि माता के प्रति एक बच्चे का अपना कर्तव्य होता है। बड़े छोटे थे, हम कुछ भी निभा नहीं पाए, तो स्मृतियों में रहती है, बस इसी तरह से हम करने का प्रयास करते हैं। खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्रों की अनियमितताओं पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई। दरअसल देहरादून समेत कई जिलों से मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और अव्यवस्था की शिकायतें मिली, तो वहीं अब जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है और बिना पंजीकरण चल रहे केंद्रों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, ऐसा है, हमारे राज्य में राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का जो है वो हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और ये इसको हुए 3-4 साल हो चुके हैं और ये एक्टिव फेज़ में अब धीरे धीरे आ रहा है। और इसी के रिगार्डिंग हमारे सचिव साहब, जो कि इनके अध्यक्ष भी हैं हमारे, उन्होंने एक मीटिंग ली थी अभी 3-4 दिन पहले और कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे जो कि राज्य में को पालन करना है राज्य में। तो उसमें जैसे कि हमारा आप देख ही रहे होंगे कि डी एडिक्शन सेंटर्स हमारे राज्य में बहुत सारे खुले हुए हैं।
चले वहीं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन सिंह जुड़ चुके हैं। मदन, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्ती अपना रहा है, सख्ती बरत रहा है, ऐसे में क्या कुछ इसके पीछे का उद्देश्य, क्या कुछ तमाम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, नशा मुक्ति केंद्र के लिए अब जो स्वास्थ्य महकमा सख्त नजर आ रहा है, और उसका एक कारण ये भी है कि विगत दिनों में तमाम ऐसी शिकायतें जो है नशा मुक्ति केंद्रों से मिली है, जिसमें कई तरीके की अनियमितताएं बढ़ती है। और अनियमितताओं से सीधा मतलब है कि जो इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य देखरेख जो अधिनियम बनाया गया था, उसमें जो कायदे कानून जो दिशा निर्देश दिए गए उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। और उसके साथ ही तमाम ऐसे नशा मुक्ति केंद्र भी है जो कि पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, और वहाँ पर जो है लोगों को रखा जा रहा है, लेकिन उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उसकी शिकायतें निरंतर मिल रही थी स्वास्थ्य विभाग को। तो अब जो है कड़ा रुख अपनाया है और पूरी तरीके से इसके लिए टीम गठित की गई है। एक बाकायदा टोल फ्री नंबर इसके लिए जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आम जनमानस इस टोल फ्री नंबर पे शिकायत कर सकता है, और उसके लिए कड़े नियम कायदे भी बनाए गए हैं। अगर कहीं से शिकायत आती है और उस पर जांच होगी, 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई जिसकी जांच करेगी, और जो भी अनियमितता दिखती है उसके लिए सीधे तौर पर जो है 5,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना भी रखा गया, और वहीं 6 माह की इसके लिए सजा भी रखी गई है। और ये परिस्थितियां अब इसलिए भी बिगड़ी है क्योंकि एक बड़ा केस देहरादून के क्लेमेंट टाउन से आया था, जहां पर एक व्यक्ति की नशा मुक्ति केंद्र में मौत हो गई थी, और मौत की वजह जब बाद में सामने आई तो पता चला उसके शरीर में कई घाव थे। तो वहां पर कहीं ना कहीं नशा मुक्ति केंद्रों में मारपीट भी होती है और सही खान पान नहीं मिल रहा है। तमाम चीजें की शिकायतें यहाँ पर जब मिली, उसके बाद जो है एक्टिव हुआ है स्वास्थ्य महकमा, और अब जो है सीधे तौर पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कहीं अनियमितता पाई जाती है तो सीधे तौर पर कार्रवाई होगी। जी चले मदन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर देहरादून से, जहां राज्य में फर्जी और झोलाछाप डॉक्टर्स की लंबे समय से शिकायतें आ रही हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इनका संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बिना पंजीकरण प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिए। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। अब प्रदेश के किसी भी चिकित्सक, चाहे वह सरकारी सेवा में हो या फिर निजी क्षेत्र में कार्यरत हो, बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया और सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अपने जिलों में कार्यरत सभी डॉक्टरों की सूची तैयार करें। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बिना पंजीकरण प्रैक्टिस ना कर सके। साथ ही कहा कि जिन डॉक्टरों ने अब तक नवीनीकरण नहीं कराया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और फ़िलहाल उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल को हमने बहुत स्ट्रिक्टली बताया है कि डॉक्टर्स जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हों या प्राइवेट के डॉक्टर्स हों, उनको जो है यूकेएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और ये अभी संख्या एज वी स्पीक हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो फाइनल डेटा हम मीडिया के साथ साझा करेंगे, लेकिन हम इस बात को लेके स्ट्रिक्ट हैं कि डॉक्टर्स का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य तौर पे अनिवार्य। उत्तराखंड में अब फर्जी व झोला छाप डॉक्टरों की खैर नहीं है। स्वास्थ्य महकमा उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा है। सीधे तौर पर स्वास्थ्य सचिव ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी झोला छाप डॉक्टर है या जिन्होंने उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए सभी सीएमओज़ को दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कवायद जो है किस तरीके से आगे रंग लाती है और कितने डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। चले वहीं उत्तराखंड की विशेष खबरों के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज़।